Am I audible? All right. Hi, Garima, Adrian, Lakshita, Preeti. अभी हार्दिक नहीं आ रहा है आजकल. So in the previous class we were done with this sliding filament theory. ठीक है, वो छोटे-छोटे जो टॉपिक्स हैं जो हमें फिनिश करने हैं. After that we'll be over with this chapter. All right. तो आप एक छोटी सी क्लासिफिकेशन और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी तुम लोगों को. Have you ever heard about hemoglobin? अभी पढ़ा है हमने पिछले चैप्टर में हीमोग्लोबिन के बारे में. Yes or no? What is the function of hemoglobin? बताओ मुझे. फंक्शन क्या होता है? पिगमेंट, रेड कलर देना. और उसके अलावा मैम टू ट्रैप ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस. राइट. सिमिलरली जो हमारे मसल्स होते हैं, just like that in muscles also we have a red color pigment. ठीक है, रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट. तो उसके अमाउंट और क्वांटिटी के हिसाब से मसल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ quantity of that pigment, and that pigment is called as myoglobin. मायो यानी मसल, ग्लोबिन है ना, जैसे हीमोग्लोबिन वैसे ही मायोग्लोबिन वो ब्लड में होता है, ये मसल में होता है. सो वी हैव टू टाइप ऑफ मसल फाइबर्स. रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर. तो रेड मसल फाइबर क्या होता है? वो मसल फाइबर, ठीक है, जिसमें रेड कलर्ड, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरिंग pigment is present. That is myoglobin. Is present. Okay, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है. मायोग्लोबिन क्या होता है? इसकी वजह से आपकी जो मसल्स होती है वो रेडिश दिखना शुरू हो जाती है. उनको हम रेड फाइबर्स भी बोलते हैं. अब हमें पता है मसल का काम क्या होता है. तुमने जो ग्लूकोज लिया है अपने फूड के थ्रू, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग मसल्स अपनी हमारे फंक्शंस करा रही हैं. उसको एनर्जी चाहिए. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एटीपी मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ना. तो हीमोग्लोबिन भी वही होता है. तो वही सेम काम हमारा यहाँ पे हो रहा होता है. यहाँ पे भी ये क्या करती हैं, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है मसल्स. दैट्स व्हाई दे नीड माइटोकॉन्ड्रिया इन देयर सेल्स. और जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनके पास खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और यहाँ पे क्या हो जाता है, सब वाइस वर्सा हो जाता है. लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन एंड लेस क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है यहाँ पर. ठीक है. तो ये वाली मसल पूरे आपके एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स. और ये वाली जो होती है हमारी एनारोबिक प्रोसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं. तो ये मेजर दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर एंड रेड फाइबर. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? बहुत ज्यादा है नहीं इसमें वैसे कुछ करने के लिए. ठीक है, चलो उसके बाद हमें बात करनी है अब कुछ डिजीजेस के बारे में. ठीक है, लगभग वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर, है ना. तो बीमारियों की बात करेंगे. उसके बाद में कुछ मूवमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी. ठीक है. So let's start with the diseases, जिसमें से कुछ मुझसे जैसे जोया ने बीच में पूछी थी. ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमें बीमारियां दिख जाती हैं, क्वेश्चंस दिख जाते हैं. ऑलराइट. कोई भी हम स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, दो सिस्टम हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं. तो हम उनके डिसऑर्डर्स के बारे में अब बात कर रहे हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. चलो बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर मैं नाम लेती हूँ जो तुम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हो. ठीक है.
स्प्रेन, किस किसने नाम सुना है? स्प्रेन आ गया, ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई, खेल रहे थे वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेल रहे थे, स्प्रेन आ गया किसी जॉइंट में, सुना है? यस और नो? यस मैम। है ना? क्या होता है स्प्रेन, बताओ। जो स्प्रेन होता है बेसिकली आपके जो जॉइंट का कैप्सूल होता है, साइनोवियल जॉइंट के बारे में हमने बात किया है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये इसका कैप्सूल होता है, ठीक है। तो उस जॉइंट कैप्सूल में जब इंजरी हो जाती है, ठीक है, सो इट इज इंजरी टू अ जॉइंट कैप्सूल। मैम मोची से ही बोलते हैं ना शायद से। हाँ जी, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल। ये हमने क्या बात की, एक हो गया। नेक्स्ट सेकंड, मिस्थीनिया ग्रेविस, ये नाम सुना है कभी? ये आई गेस नहीं सुना होगा, है ना? मिस्थीनिया ग्रेविस, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। बताओ। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है नर्व और मसल के बीच का जंक्शन, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो उस जंक्शन पे, ठीक है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। सो मिस्थेनिया ग्रेविस मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपसे क्वेश्चन, जब बहुत सारी बीमारियां तुम पढ़ लोगे ना पूरी फिजियोलॉजी में, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तुमने देख लिया, दैट इज मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अफेक्टिंग NM junction, neuromuscular junction, leading to fatigue, leading to, ठीक है, weakness of course, and paralysis, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ऑटो इम्यून मतलब आपकी खुद की बॉडी ना एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है NM, विच इज न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज अक्सर एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है, बट जब आपकी बॉडी आप ही के किसी सेल के अगेंस्ट या किसी बॉडी पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करे, तो उस केस में उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, कि आपकी बॉडी आप ही को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है, ठीक है। सुनते नहीं हो ना तुम जब बोलती होती हो न्यूरोमस्कुलर, ओके। सो इस केस में क्या हो जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस के केस में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइकोलिन, जो हमने पढ़ा था, अगेंस्ट एसिटाइकोलिन रिसेप्टर्स, एसिटाइकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो सिग्नल जा ही नहीं पाते, और आपकी मसल के पास जब वो नर्व इंपल्स का CNS से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल ही नहीं आ रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है, तो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी, मेरी मसल मैं कोशिश कर रही हूँ मूव करने की, वो मूव ही नहीं करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज मिस्थेनिया ग्रेविस। समझ में आया सबको? यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, काफी इजी था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द थर्ड डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसी टर्म सुनोगे तुम, मसल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, मसल्स डीजेनरेट होना शुरू कर देते हैं, और मोस्टली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो जेनेटिक होती है, ड्यू टू एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो इन केस आई कैन राइट दैट प्रोग्रेसिव degeneration of skeletal muscle, of course, ठीक है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑलराइट, चलो ये तो हमने कुछ मेजर बात की, दो तीन हमने छोटे छोटे से डिजीजेस की बात की है। अब मैं एक मेजर कैटेगरी एक और बताती हूँ तुमको। चलो उससे पहले एक छोटी सी हमारी और बात करते हैं, टेटनी। हमने टेटनस का तो पता है ना, हमें पता है जब भी हमें चोट लग जाती है हम टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, बट टेटनस के जैसे ही एक और बीमारी होती है, दैट इज टेटनी।
अब टेटनस तो हमें पता है दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो जब आपकी बॉडी में जाता है और टेटनस कॉज करता है। बट टेटनी क्या हो जाता है बेसिकली, ठीक है, दोनों के नाम सेम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। टेटनी में क्या होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम के लेवल कम हो जाएंगे तो आपकी मसल्स क्या करेंगी, मसल्स बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएंगी, ठीक है। स्पाज्म में चली जाएगी मसल्स, ठीक है, बहुत वाइल्ड, बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, स्टिफ हो जाएंगे जॉइंट सारे। सो रैपिड स्पाज्म्स, in muscles due to decrease Ca2+, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से टेटनी भी हो सकता है, सिर्फ जॉइंट डिसऑर्डर नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर। कभी आर्थराइटिस का नाम सुना है, आर्थराइटिस हो गया, ओल्ड एज में अक्सर हो जाता है, या हिंदी में हम एक बीमारी बोलते हैं गठिया, गठिया वाय। जितने भी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, बहुत पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसकी एक बहुत मेजर कैटेगरी होती है हमारे पास, दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस डिस्कस करते हैं, ठीक है, उससे पहले ये लिख लो। सो आर्थराइटिस, चलो मुझे ये बताओ, आर्थ्रो, आर्थ्रो जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है, आर्थ्रोपोडा, वहां पे आर्थ का मतलब क्या था, लेट्स सी कितना याद है। मैम जॉइंट, जॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, जॉइंट, ठीक है। और आइटिस कहीं भी आ जाता है तो इट मींस इन्फ्लामेशन, सो आर्थराइटिस रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। जब आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। सिंपल सा वर्ड है, उसको स्प्लिट करो, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पता चल जाएगी। सो कहीं भी हेपेटाइटिस, हेपाट वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, बताओ मुझे, हेपाट वर्ड कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। Okay, I got the answer from Lakshita. No, Lakshita, it is related to liver. So hepatitis मतलब inflammation of liver, ठीक है। इस तरीके से हम प्लूराइटिस, inflammation of your pleural membrane, तो आइटिस कहीं भी आ जाता है तो इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन, और रिस्पेक्टिव वर्ड आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज, वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है, बहुत ही कॉमन होता है। ये जो हमारा आर्थराइटिस है इट इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है। उस केस में अब क्या हो जाता है, जब भी जॉइंट्स में कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या होगा, दर्द होगा। बहुत ऐसा सुनते हो ना कि ओल्ड एज में अक्सर बोलते हैं आपके घर में कोई होगा तो बहुत अकड़ जाते हैं जॉइंट सर्दियों में, है ना, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, ज्यादा दर्द होने लग जाता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। इवन हमारे साथ भी हो जाता है सर्दियों में, ऐसे हाथ पैर, पेन से तो लिखा ही नहीं जाता ना, अभी ज्यादा ठंड पड़ेगी सुबह में तो एग्जाम्स अटेम्प्ट करना कितना मुश्किल काम हो जाता है, चलाओ कहीं हाथ जाता कहीं और है, ठीक है। सो इसके सबसे कॉमन सिम्टम, कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्या होंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट। अब आर्थराइटिस के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मेजर हम यहाँ पे 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड वन मोर गाउट, ठीक है। तीनों हमारी जॉइंट के डिसऑर्डर्स हैं, बट छोटा छोटा सा डिफरेंस इन तीनों में होता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जॉइंट्स के केस में ही यूज करते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, हमने साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ा था, यस और नो, यस मैम। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है इस कैविटी में, है ना, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे हमारे जॉइंट्स बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, बिकॉज दैट फ्लूइड इज प्रेजेंट, जो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, एंड लॉट्स ऑफ अदर फंक्शंस आर देयर। अब होता क्या है, एक पर्टिकुलर एज में कई बार सिक्रीशन होना इसका बंद हो जाता है, आपके जॉइंट्स ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आई कैन राइट हियर सिक्रीशन ऑफ
द लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, बिटवीन बोन्स एट जॉइंट ऑफ कोर्स जेटी स्टॉप्स। अब वो स्टॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जिससे क्या होगा, फ्लूइड नहीं है ये, स्मूथ हमारा यहाँ पे क्या था, कार्टिलेज था जो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, हमें पता है। अब वो कार्टिलेज पे क्या होना शुरू हो जाएगा कि इतने सालों तक आदमी चल रहा है, यूज कर रहा है उसको, बिल्कुल ड्राई हो गया, कार्टिलेज भी धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देगा, वेयर आउट हो जाएगा, ठीक है। और बोन्स भी आपस में फ्रिक्शन के थ्रू विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, बोनी स्पर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जॉइंट क्या हो जाते हैं आपके, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। बंद हो गया, ठीक है, पूरा जॉइंट में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, द जॉइंट बिकम्स इन्फ्लेम्ड। एट द एंड सिम्टम वही आएंगे, है ना, कॉजेज अलग अलग हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। पेनफुल मूवमेंट होना, दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि हड्डियां बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, आपस में वो टच कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तो पेनफुल जॉइंट हो जाएगा आपका, या पेनफुल मूवमेंट रहेगा, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएगी। और उसके बाद बहुत ज्यादा स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ओके। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है अक्सर ये परमानेंट ही होता है, इट इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एज आई टोल्ड यू। और जॉइंट भी बहुत सारे हैं बॉडी में, लेकिन जो वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, जो हेवी जॉइंट्स होते हैं ना, उनको मेनली अफेक्ट करता है, और इन्हीं की प्रेजेंस से डॉक्टर पता भी लगता है, तो इट मेनली अफेक्ट्स वेट बियरिंग जॉइंट, छोटे छोटे जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे फिंगर जॉइंट्स हो गए, ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स में ओए नहीं होता है। तो हमें डॉक्टर्स को तो पेशेंट आके दर्द ही बताएगा किसी भी केस में, है ना, तो हमें प्रेजेंटेशन देख के, हमें जॉइंट्स देख के पता लगाना होता है कि कौन सी बीमारी उसको है, आर्थराइटिस भी कौन से वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ आर्थराइटिस, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉमन, ठीक है तो आर्थराइटिस ही, बट डिफरेंस क्या हो जाता है इसमें, बहुत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके जॉइंट का, ठीक है। सो इट इज क्रॉनिक पेनफुल, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना, वही इन्फ्लेम्ड हो गई है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो जो ओए था ना, वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, बोन्स डीजेनरेट होना शुरू हो गई एज के साथ। आरए जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब यहाँ पे बॉडी ने खुद ही ऐसी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी हैं, ठीक है। नॉर्मली वो अफेक्ट करता है वेट बेयरिंग जॉइंट्स को, ये किसको अफेक्ट करता है, इट यूजुअली स्टार्ट्स इन स्मॉल जॉइंट्स, ये फिंगर्स ऑफ हैंड हो गए, ठीक है। तो ये शुरू होता है हमेशा छोटे जॉइंट से, फिर जब बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है तो वो सेंट्रीपिटली ये मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल मूवमेंट होता है, छोटे से बड़े जॉइंट्स की तरफ ये स्प्रेड करता है। So I can write it usually starts in small joints, especially in hand, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव सेंट्रीपिटली एंड सिमेट्रिकली, बहुत सारे सिवियर डिफॉर्मिटी यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। अब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके साथ कुछ एक्सेसरी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे फीवर, बुखार हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहता है आरए का, दैट इज मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह के टाइम पे हाथ पैर एकदम अकड़ जाते हैं, बहुत ही हार्डकोर फीचर होता है ये तुम्हारे आरए का, जिसको अगर हम पता लगाते हैं, वो तो हमेशा आपकी ओल्ड एज में शुरू होता है, ठीक है। जो आरए होता है ये आपका थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, इट यूजुअली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 20 to 40 years, मतलब मुझे भी हो सकता है अभी, ठीक है, तुम भी अभी 20 22 23 साल में भी हो सकता है, बट वैसे किसी भी एज में शुरू हो जा सकता है ये, ओके। इट ऑफन अफेक्ट्स विमेन मोर देन मेन,
ऑलराइट, बाकी सिम्टम्स सेम रहेंगे, जोड़ों में दर्द तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पे वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में ज्यादा अफेक्शन होता है। बात समझ में आई? यस और नो सबको? हार्दिक, जोया, गरिमा, अभी, आर्यन, लक्षिता, इज इट क्लियर? बताओ। ऑलराइट, सिंपल सिंपल बीमारियों को दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, बड़ी प्यारी प्यारी सी। अब थर्ड डिजीज की हम बात करते हैं, गाउट। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का नाम सुना है? यस मैम। है ना। तो गाउट जो होता है, इट इज काइंड ऑफ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जनरेशंस में चलता है। इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्योराइन मेटाबॉलिज्म। इट इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्योराइन मेटाबॉलिज्म। और इस केस में क्या हो जाता है ना, स्पेशली इन मेन, आपकी जो बॉडी होती है, याद रखना, बड़े बड़े जॉइंट्स में आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देती है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनाना शुरू हो जाती है, और वो जाके ना आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। अब जॉइंट में तो साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए ना, क्रिस्टल थोड़ी होना चाहिए। अब वो क्रिस्टल में जाके इकट्ठा होगा और उनको इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। तो इसका कारण क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस excess amount of uric acid, ठीक है, प्लस सोडियम यूरेट क्रिस्टल, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, विच डिपॉजिटेड इन साइनोवियल जॉइंट। अब जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाता है, लीड्स टू सिवियर अर्थराइटिस, गठिया बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। जनरली एक या दो, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, इट ऑफन अफेक्ट्स 1 और 2 जॉइंट्स ओनली, बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स में नहीं होता है, एंड इट इज वेरी पेनफुल। आरए में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, गाउट जो होता है यहाँ पे रात में ज्यादा दर्द होता है, इट इज पर्टिकुलरली पेनफुल एट नाइट, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर, जनरली अफेक्ट 1 और 2 जॉइंट्स। पहली चीज, वेरी पेनफुल, ठीक है, स्पेशली एट नाइट, ओके, एंड मेक्स मूवमेंट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा रेडनेस, सूज जाते हैं, जैसे मान लो नी में हो गया तो वहां पे पूरी रेडनेस आपको मिलेगी, ठीक है, टेंडरनेस, छूने भी नहीं देगा पेशेंट आपको अपना घुटना, इतना दर्द हो जाएगा उसमें, ठीक है। गाउट जो होता है अक्सर इसकी फेवरेट लोकेशन जो होती है, ठीक है, स्पेशली ग्रेट टो, वो उसकी फेवरेट लोकेशन है, ठीक है, वहां पे तो ये जरूर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे वही डाइट मैनेजमेंट करना होता है, मीट अवॉइड करते हैं, कोई क्योर नहीं होता है अर्थराइटिस के लिए, ठीक है, बस हम एनाल्जेसिक दवाइयां देते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए। सो ये हमने बात कर ली 3 मेजर टाइप के अर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। तीनों के तीनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है, आपको खुद को आना चाहिए। So next disease here is osteoporosis, ये मुझसे जोया ने पूछा था, ठीक है, osteoporosis, ठीक है। So osteoporosis का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन बोन टिश्यू मास, रिडक्शन इन बोन टिश्यू मास, जिसकी वजह से वीकनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वीकनिंग ऑफ स्केलेटल टिश्यू, तुम्हारा स्ट्रेंथ चली जाती है, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम, कैसे वीकनिंग हो रही है, क्योंकि सारा कैल्शियम और फास्फोरस है ना जो बोन से ब्लड में चला जा रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट्स फ्रॉम excessive resorption
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, फ्रॉम बोन। ओके अक्सर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये एल्डरली मेन में देखने को मिलता है, एल्डरली मेन एंड पोस्ट मीनोपॉजल विमेन्स। पोस्ट मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या होता है पता है किसी को? When menstruation stops in a woman, ठीक है, सो उस वाली एज में जब मेंस्ट्रुएशन होना स्टॉप हो जाती है, ठीक है, उस एज में अक्सर फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब क्या हो जाएगा कि डिफेक्टिव हो गया आपका इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कुछ दिक्कत आ गई है कि जितना उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, आपकी एक्सरसाइज ही नहीं है, बहुत ही स्टैटिक लाइफस्टाइल है आपका, तो इन एनी केस आपको ये हो जाता है। इट इज मोर कॉमन इन विमेन, अगेन women are more prone to get this than men, ठीक है, and it is again common in old than middle aged person। पेन सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स तो वही रहेगा, पेन इन बोन, स्पेशली बैक, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। बस यही सब, हमें बेसिकली हमें बोन रिजॉर्प्शन को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। बात समझ में आई? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस स्पेशली, ओके चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कौन से नंबर पे पहुंच गए हम? ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा था हमारा? 5 था ये, तो 6 हमारा ऑस्टियोपोरोसिस 7th हो जाएगा, ठीक है। तो 7th हमारा हो जाएगा स्लिप्ड डिस्क। सुना है? ज्यादा ऐसे कंप्यूटर पे बैठे रहने से भी स्लिप डिस्क हो जाता है। क्या होता है ये स्लिप्ड डिस्क? क्या होता है? या इसको आईवीडीपी भी बोलते हैं। आईवीडीपी यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। होता क्या है? वर्टिब्रा के अपने बारे में बात करी थी, दिस इज वर्टिब्रा 1 मान लो, दिस इज वर्टिब्रा 2। अब बोन है ना ये, इनके बीच में भी तो तुम्हारे क्या होते हैं? इनके बीच में इनको यहाँ पे तो भाई ठीक है, बोन टू बोन हम पढ़ रहे हैं, टेंडन लिगामेंट्स वो सब तो है, उसके अलावा यहाँ पे इनके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फाइब्रस डिस्क प्रेजेंट होती है जो इनको अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है, ठीक है। जो डिस्क होती है दैट इज बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेजन नेचर, उसमें फाइब्रस भी होता है और वो कार्टिलेज भी होती है, ठीक है। सो उसका जब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्लिप्ड डिस्क। वो एकदम से ऐसे बाहर निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे ये स्लिप होके ऐसे बाहर आ गई, ठीक है, पाउचिंग आउट पाउचिंग हो गई इसमें, तो उस केस में क्या हो जाता है? आपकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है बैकबोन में। तो ऐसे बार बार पूरा पूरा दिन हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक लाइफस्टाइल है, उससे प्रॉब्लम आ जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इट इज, ठीक है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रे, आई कैन राइट ऑफ वर्टिब्रे एंड इंटरवर्टिब्रल, और इसको डिस्प्लेस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यही इसी के आसपास तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी होती है ना, फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क, ठीक है, ऑलराइट। एक और बड़ी कॉमन सी बीमारी हड्डियों की, अब बीमारी ले लो या चोट ले लो, सबने सुनी होगी, हुई भी होगी कुछ लोगों को तो, फ्रैक्चर, यस और नो? यस मैम। हुआ है किसी को फ्रैक्चर अभी तक? तब ना ही हो वैसे तो किसी को, यस मैम। है ना, पतला ही था मुझे आदम, तुम्हें ही हुआ होगा। हाँ लक्षिता पूछो, कुछ पूछना है तो। ओके व्हाट इज फ्रैक्चर? चलो ये तो मुझे बता ही सकते हो तुम लोग।
ब्रेक ऑफ अ बोन। चलो, फ्रैक्चर यानी, फ्रैक्चर को मैं फ्रैक्चर ही क्यों लिख रही हूँ, इट मीन्स ब्रेक ऑफ अ बोन। ऐसा पूरी अलग अलग होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा क्रैक भी आ गया, दैट इज ऑल्सो फ्रैक्चर। बच्चों में खुद से रेयरली होता है, ठीक है, गिरने पड़ने से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बच्चों में जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होता है क्योंकि उनकी बोन में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनकी बोन्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर वेरी लेस लाइकली टू ब्रेक, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपके जो मिनरल मैटर्स होते हैं जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं बोन्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन्स हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती हैं अक्सर ओल्ड एज में, ठीक है। दे आर मोर प्रोन टू गेट फ्रैक्चर। अब खुद तुम स्कूटी और बाइक लेके जाके कहीं गिर जाओगे तो फिर तो फ्रैक्चर होगा ही ना, इन दैट केस वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्चर्स, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। बहुत सिंपल से बिल्कुल लास्ट स्टेज तक हम लोग बात करेंगे जब बिल्कुल अलग हो जाती है बोन, ठीक है। सो आई ड्रू 5 बोन्स हियर, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। सबसे पहला टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज दिस वन, ठीक है। आई एम गोना डू सम गड़बड़ हियर नाउ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बहुत छोटू सा, मतलब इट्स मेयरली अ क्रैक, कि बोन है आपकी, ठीक है, बोन में थोड़ा सा बस ऐसे क्रैक आ गया है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्चर को हम बोलते हैं ग्रीन stick fracture. The first kind of fracture is green stick fracture, ठीक है। What is green stick? Merely a crack, ठीक है, कि बोन जो है ना पार्शियली इंटैक्ट है, अलग अलग नहीं हुई है, इंटैक्ट है बोन, ठीक है ना, तो बोन इज पार्शियली इंटैक्ट। बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, बड़ों में तो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं, ये वाला, इसको रब करते हैं यहाँ से फिर से, ये सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर, सिंपल वाला, सबसे सिंपल फ्रैक्चर, कुछ नहीं हुआ, हड्डी ऐसे ही है। दिस इज द सिंपल फ्रैक्चर या कंप्लीट फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल और कंप्लीट, सिंपल बड़े इज्जत से टूट गई है बस ऐसे ही, ठीक है ना। तो बेसिकली जो, लेकिन आसपास है, अपनी जगह से नहीं हिली है, टूटी और वहीं के वहीं टिकी हुई है। ये बोन थी मेरी, टूट के ऐसे के ऐसे खड़ी हुई है वहीं के वहीं, इधर उधर नहीं भागी, ठीक है। सो बोन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, बोन breaks completely, ठीक है, but remains close to each other. थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड में हम बनाएंगे कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड यानी जैसे चूरा ही हो गया, मतलब पूरा ही बोन का खूब सारे टुकड़ों में टूट गई है, बहुत ही मतलब कुछ उम्र बना दिया हमने बोन का एकदम, ऐसा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ, हाउ कैन आई, ये रे तुम्हारी एक बोन, ये रे मोर देन 2 पीसेस यू कैन से, यहाँ तो 2 टुकड़ों में टूटी है ना, इसमें पीस 1 पीस 2 जो आसपास है, यहाँ तो हल्का सा बस निकल के चली गई है, फिर भी इंटैक्ट है। दिस वन, एक पीस ये आ गया तुम्हारा और एक तुम्हारा ये हो गया, तो 1 2 3 4, ऐसे 4 टुकड़ों में टूट गई है, ठीक है। सो दिस इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ऊपर लिख देते हैं इसको। Okay, so bone breaks into more than 2 pieces. ठीक है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बीच में आ गए। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, ठीक है। फोर्थ हम मान लेते हैं तुम्हारा इवल्सिव फ्रैक्चर, ठीक है, कि बोन का एक टुकड़ा तो है, अलग तो हो गया है, टूट गया है, पर अभी भी जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट, ठीक है, बोन लिगामेंट जो जोड़ के रखता है। सो सिंपल पीस जस्ट ब्रेक्स ऑफ कंप्लीटली, यहाँ से मान लो एक पीस है ये ना, जो ऐसे ब्रेक हो गया अलग से, ये ऐसे ब्रेक हो गया, इसी का पार्ट था ये जो ब्रेक हो गया है, लेकिन अभी भी अटैच्ड है बाय लिगामेंट, ठीक है। सो दिस इज इवल्सिव। So I can write a small piece breaks off fully, ठीक है, from bone
but remains attached to ligament. ठीक है, remains attached to ligament. इतनी बात समझ में आई सबको? yes और no? और ये है बिल्कुल फाइनल और सबसे हॉरिबल वाला फ्रैक्चर, दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। क्या टूटी दो ही हिस्सों में है, पर इम्पैक्ट देख रहे हो, हाथ के अंदर से बाहर निकल के चली गई है वो। ठीक है, सो बोन ब्रेक्स कंप्लीटली और एक फ्रैगमेंट ऐसे स्किन से बाहर निकल जाता है, दैट इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर। सो आई कैन राइट बोन ब्रेक्स कंप्लीटली ठीक है, बट अ फ्रैगमेंट pierces out through skin. इतनी बात समझ में आई सबको? yes और no? Are these fractures clear to all of you? जल्दी से बताओ मुझे। लक्षिता, प्रीति, जोया, हार्दिक। ठीक है, फ्रैक्चर्स के लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है, सीधी सी बात है ना, ताकि वो अच्छे से और अपनी जगह पे वापसी हील हो सके। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने सारी की सारी बीमारियों के बारे में बात कर ली है। टेटनस पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, अब कुछ पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ मैं तुम्हें, उन पॉइंटर्स को लिख लो बस। ठीक है, नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। कुछ छोड़ा तो नहीं है ना हमने इस चैप्टर में, कोई टॉपिक बीच में? पॉइंटर्स, ठीक है, कि कुछ जगह तुमको मिलेंगे तो पता होना चाहिए क्या होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, कोई मुझे बता सकता है व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड? बताओ। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने में जो टाइम लग रहा है, यानी टाइम उसको फिलामेंट को स्लाइड होने में लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज टाइम टेकन in sliding of filament। 10 से 100 मिली सेकेंड्स तक रहता है ये टाइम, इतना कम टाइम होता है। ठीक है, 10 to 100, क्योंकि वैरी करता है, सेम नहीं होता। सिमिलरली इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड। व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? मतलब एक मान लो एक स्टिमुलस मिला, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तभी के तभी दूसरा स्टिमुलस मिल गया तो वो उसके तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, एक टेम्पररी लॉस हो जाता है, मसल एक्साइट नहीं हो पाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, सो इट इज द टाइम इन अ मसल और नर्व फाइबर, और छोटी छोटी टर्म्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पढ़ोगे, वो सब मैं तभी डिस्कस कर लूंगी तुम्हारे साथ। when they are non-responding to second stimulus। ठीक है, फटाफट से लिखो इसको। ह्यूमन फिजियो के 3-4 चैप्टर कर लिया हमने, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। अच्छा खासा काम है तुम लोगों के पास अभी करने का। ठीक है, नाउ प्लीज रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, पहली चीज। देन आफ्टर दैट सॉल्व प्रीवियस ईयर, and I will upload I have uploaded I guess already the module। तो ये तीनों के तीनों काम इस वीकेंड तक हो जाने चाहिए। सो मेक इट योर टारगेट फॉर दिस वीक कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से करने रहना है इस वीक के एंड तक। हो जाएगा इतना? अभी गरिमा, हार्दिक, लक्षिता, हिमानी, जोया एंड प्रीति आर्यन ऑफ कोर्स। प्लीज, ठीक है, और डाउट्स पूछ लो उसके बाद, फिर तब करोगे तो डाउट्स आएंगे ना, नहीं करोगे तो डाउट्स कहां से आएंगे? ठीक है, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेट्स सी कौन सा करते हैं। ठीक है,
ऑल राइट, चलो बाय बाय, टेक केयर बाय एवरीवन, मैम। बाय बाय।